से जो है नित नयायाम सीकर तो गढ़ रहा है, लेकिन इस पर जो है चर्चा के लिए हमारा जो अगला पैनल है वो हमारे साथ जुड़ गया है। एक बार रूबरू करा देती हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश मोदी जी अध्यक्ष हैं राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड और विधायक नीमका थाना। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वहीं जीवन खान जी जुड़े हैं, सभापति नगर परिषद सीकर है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर पीयूष सुंडा जी चेयरमैन प्रिंस एजुकेशन हब सीकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जो है सुरेश मोदी जी के पास आऊंगी। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि व्यापार में और ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हो सके, व्यापार के जगत में जो है सीकर नित नयायाम गढ़े, व्यापार की जगत में और ज्यादा अच्छा सीकर कर सके, इसके लिए क्या जो है अभी कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उठाए जा सकते हैं? देखिए, पहली बार राजस्थान में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई और पहली बार पूर्ण रूपेण बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होके और काम अपना शुरू किया। हालांकि थोड़ा देरी से हुआ ये, लेकिन अब ये पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए एक अच्छी खासी रकम देने जा रही है। सबसे पहले हम लोग व्यापारियों का एक बीमा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उनके वर्क प्लेस का और उनका पर्सनल जो भी मैनेजिंग जो की मैन है उसका बीमा किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होने पे, कोई चोरी डकैती लूटपाट होने पे, पैसे आप बैंक में जमा कराने जाते हो, लेने जाते हो, उस दौरान या आपका जो स्टॉक है किसी भी आपके कार्यस्थल पे, तो उन सब का बीमा किया जाएगा। और इसी तरह से जो व्यक्ति जो प्रधान व्यक्ति है आपका, वो जो काम कर रहा है और उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है तो सारा परिवार एक तरह से व्यथित हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो उनका भी बीमा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और कई काम, जैसे व्यापारी है जीएसटी का कलेक्शन करके और सरकार को देता है, तो एक कड़ी के रूप में बहुत बड़ा काम करता है वो, और उसको उसका कोई क्रेडिट, उसको कोई वो उसकी प्रोत्साहन उसको नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम विभिन्न स्तरों पे पुरस्कार व्यापारियों को दिए जाना, उनको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं कि जो हाईएस्ट कलेक्शन करे जीएसटी का, जो जीएसटी जो पहले दे रहा था उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी करे, तो उन सभी लोगों को इस तरह के पुरस्कार हम लोग देने जा रहे हैं। इसके अलावा कई तरह की विसंगतियां हैं टैक्स में ही। पड़ोसी राज्य में अलग टैक्स है, हमारे यहाँ अलग टैक्स है, तो हम लोग जीएसटी काउंसिल के सामने और राज्य सरकार के सामने व्यापारियों का जो पक्ष है, कहने का मतलब ये है कि एक सेतु की तरह से काम करेगा मंडल, जो भी व्यापारी और सरकार के बीच में बोर्ड एक सेतु का काम करेगा। तो एक सेतु की तरह जो है ये मंडल काम करेगा। जीवन जी के पास आऊंगी। जीवन जी, अगर बात की जाए कि किसी भी शहर को सुंदर बनाने के लिए और ज्यादा जो है लोग वहां पर पहुंचे, इसके लिए सफाई व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे में शहरी इलाकों में पानी की निकासी की व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो सकती हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आवाज करिए। जीवन जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज़ जी। देखिए, सीकर नगर परिषद के द्वारा सफाई व्यवस्था से लेकर के और सारे चीज़, जैसे रोड का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, सफाई व्यवस्था में हम लोग राजस्थान में हमारी नगर परिषद है सेकंड नंबर पे भी रही है 21-22 के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नगर परिषद सीकर है जो 2 से 12वें रैंक पे भी स्वच्छता सर्वेक्षण में सीकर का नंबर रहा है। और मेरे टोटल सीकर शहर में 65 वार्ड है। 65 वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन हम करते हैं। डोर टू डोर कलेक्शन में हमारे राजस्थान में सीकर से नगर परिषद एक अव्वल स्थान पे प्राप्त कर रखा है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं खुद मेरे पार्षदों को और हमारे जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के वार्डों में घूमता हूँ। सफाई व्यवस्था को हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक राजस्थान में अपना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं।
और क्योंकि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में उभर चुका है और सीकर आज के स्थिति सीकर की है कि 1.5 लाख की पॉपुलेशन जो हमारे अदर जिलों से अदर स्टेट के लोग सीकर में आवास निवास करते हैं, उनका भी हमारे पर विशेष एक फोकस रहता है कि भाई 1.5 लाख की पॉपुलेशन हमारे जो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं होने के बावजूद भी हम उस सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में हमारा प्रयास हमेशा रहता है। और हम नगर परिषद आज की तारीख में राजस्थान में अपने सफाई सर्वेक्षण में अच्छे स्थान पर प्राप्त कर रखा है। तो ये तमाम जो है कार्य किए जा रहे हैं। ड्रेनेज की बात, ड्रेनेज के मामले में जी आप अपनी बात पूरी करिए। रही ड्रेनेज की बात, ड्रेनेज में सीकर शहर में एक मुख्य समस्या थी 3-4 एरियो में, उसमें मेन थी नवलगढ़ रोड। नवलगढ़ रोड जो हमारा है एजुकेशन हब का एक सेंटर है, तो उसकी भी हमने समस्या का समाधान कर दिया। समस्या 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ, उसका काम चालू हो चुका है। और माननीय मैं इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके प्रयासों से 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे PCC अध्यक्ष गोविंद जी डोडासरा, सभी हमारे विधायकों का ये प्रयास रहा कि सीकर, और मैं इस बात का भी गर्व महसूस करता हूँ कि सीकर शहर के लिए हमारे क्षेत्र के 8 विधायक सीकर के की कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है तो वो उसको एक अपने सीकर विधानसभा को अपने एक परिवार के रूप में समझते हुए सभी लोग सीकर पे विशेष ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर सीकर पे खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर पीयूष जी के पास आऊंगी। पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नित नए आयाम जो है और ज्यादा गढ़, और शिक्षा जो है किसी भी बच्चे का जो है एक बुनियादी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद उसके भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे में शिक्षा में किस तरह से जो है आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि सीकर का नाम एजुकेशन में राजस्थान में ही आज के दिन नेशनल पटल पे है, और सीकर के एजुकेशनल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही बेहतरीन है, और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ और ज्यादा होगी और सीकर राजस्थान में कोटा से आगे का एजुकेशन हब के रूप में स्थापित होगा। सीकर का ये सौभाग्य है कि सीकर को एजुकेशन का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर दिया है, और इतनी संस्थाओं के मिलकर ज्वाइंट एफर्ट करने से आज के दिन सीकर का वातावरण स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बन चुका है। और जब इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे हर साल नए बाहर से आते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि उन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं, वातावरण, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सारी अच्छी तरह से मिले। इसके लिए गवर्नमेंट, प्रशासन और इंस्टीट्यूशन सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हम मानना है हमारा कि आने वाले समय में 2-3 साल में सीकर की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और सीकर का नाम राष्ट्रीय पटल पर और मजबूती के साथ रहेगा। सुरेश जी के पास आऊंगी। सुरेश जी, मेरा सीधा सवाल अब आपसे यही है कि अगर जो है और सुविधाएं हो, अगर बात की जाए सीकर में, तो कैसे जाना जाएगा कि किस तरह से जो है और अगर काम किया जाए तो और ज्यादा नाम सीकर का होगा, और किस तरह से जो है आपको क्या लगता है अभी भी कमी रह गई है? बजट क्योंकि पेश होने वाला है, उससे उस दौरान जो है बजट पेश हो, उसमें क्या कुछ होना चाहिए जिससे सीकर का और विकास हो? देखिए, सीकर को सबसे पहले तो संभाग का दर्जा मिले और नीमका थाना को जिला बनाया जाए। ये आप देखिए कि इतने बड़े बड़े जिले हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है, प्रशासनिक पकड़ नहीं रह पाती है, विकास क्षेत्र का रुक जाता है बड़े जिले होने की वजह से। इसलिए मेरा ये मानना है कि सीकर के अंदर दूसरा जिला नीमका थाना को बनाया जाए और सीकर को संभाग का दर्जा दिया जाए, जिससे कि सीकर का विकास बहुत तेजी से हो। तो ऐसे दूसरा, यहाँ से नीमका थाना से बहुत, आप अपनी बात पूरी करिए पहले। नीमका थाना से, हाँ जी, नीमका थाना में बहुत पुरानी रेलवे लाइन है और अब ये फ्रेट कॉरिडोर पे भी आ गया है, तो निश्चित हमने 2 नए इंडस्ट्रियल एरिया अब नीमका थाना में रीको के माध्यम से
अलॉट वो सेलेक्ट हुए हैं और जिनमें जल्दी ही इंडस्ट्रीज लगेंगी और क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। नीम का थाना माइनिंग के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया को यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई होती है और सैकड़ों क्रशर्स और सैकड़ों माइनिंग लीजेज, हज़ारों मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। तो अगर इसको जिला बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे नीम का थाना का और सीकर का विकास होगा और सीकर को संभाग बनाया जाए। ऐसे में जो है संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष कुमार शर्मा जी व्यवस्थापक हैं श्री श्याम मंदिर कमेटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपसे ही मैं आप सवाल करूंगी क्योंकि आप अभी जुड़े हैं। सब जी, आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपसे सवाल करती हूँ कि खाटू श्याम के मेले में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं सीकर में। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार को लेकर क्या कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं? क्या किन कार्य योजनाओं पर काम चल रहा है? सबसे पहले तो मैम मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पे बनी रही है, प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पर भी बनी रहे। अभी कोविड काल से पहले और अब श्रद्धालुओं के आवक में काफ़ी अंतर आया है, काफ़ी आवक बढ़ी है। कोविड से पहले जहां एकादशी को जो श्रद्धालु यहां आते थे वो अभी वीकेंड के दौरान ही आ रहे हैं। अगर बात करें अपन कोविड से पहले और अब तो काफ़ी बदलाव आया है। इसको देखते हुए ही अभी नवंबर में मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों की सुगम दर्शन व्यवस्था और सुलभ दर्शन व्यवस्था को देखते हुए 14 लेन की व्यवस्था की गई है। जो पहले 3 लाइन के माध्यम से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते थे, मेला ग्राउंड प्रवेश से ही अब 14 लाइनों में दर्शन करते हुए वो निकास की ओर बढ़ेंगे। अभी मंदिर का जैसे बात करें सभा मंडप की, तो उसको हमने हटाकर वहाँ पे अभी जो 3 लाइनें थी उनको 14 लाइनों में किया है। क्योंकि अभी वार्षिक उत्सव जो है 22 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। अगर बात करें पिछले मेले की तो करीब आंकड़े 20 से 25 लाख श्रद्धालु के थे। जो अगर जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है निरंतर बाबा श्याम के, तो ये 30 लाख तक की मान के चल रहे हैं आंकड़े की इस मेले में 30 लाख तक श्रद्धालु आ सकते हैं। और ये 10 दिवस का जो मेला है इसमें मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए आवागमन की व्यवस्था, जिसमें वृद्धि स्तर पे हमारे द्वारा बैरिकेटिंग का कार्य करवाया जाएगा। कस्बे में सफाई की व्यवस्था भी माकूल रहे, इसको देखते हुए जैसे पूर्व मेलों में भी मंदिर कमेटी के द्वारा सफाई की व्यवस्था देखी जाती रही है पूरे कस्बे में, तो अभी वो व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ में भक्तों के लिए रोशनी की व्यवस्था जो है वो भी की जाएगी। रिंगत से खाटू श्याम जी काफ़ी संख्या में पदयात्री आते हैं, तो उनके लिए भी रोशनी की व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, संचार के लिए भी है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा कैंप्स में दवाओं की व्यवस्था है। इन सब ये सब व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की जाएंगी। ऐसे में संतोष जी, जाहिर तौर पर क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद, हालांकि अब तीसरी लहर की दस्तक की बात की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद जो है कई चीजें पटरी पर रही हैं और श्रद्धालु भी जो है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेला होने वाला है, कहा जा रहा है 50 लाख के आसपास जो है इस बार श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में जो है इतनी ज्यादा तादाद में जब श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए आप सरकार से कुछ चाहते हैं कि क्या कदम उठाए? कुछ आपका कोई प्लान हो, कोई तैयार किया हो? बिल्कुल अभी अगर ज़रूरत है तो एक बड़े लेवल पे मेला ग्राउंड की आवश्यकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अनुरूप मेला ग्राउंड काफ़ी कम है। इसके लिए पहले भी सरकार से हमने निवेदन किया है, चैनल के माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आवक हो रही है उसके अनुसार यहाँ मेला ग्राउंड की स्थायी तौर पर व्यवस्था नहीं है। अगर स्थायी तौर पे मेला ग्राउंड की व्यवस्था हो, उसको विकसित किया जाए तो बहुत ही सुविधा होगी आने वाले भक्तों के। क्योंकि अभी जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो मेला ग्राउंड नहीं होने की वजह से अस्थायी व्यवस्थाएं हैं। अगर यही व्यवस्थाएं अगर स्थायी तौर पे मेला ग्राउंड हो जाएगा तो स्थायी तौर पे विकसित की जाएंगी और आने वाले भक्तों को इससे लाभ मिलेगा। और ऐसे में जो है भक्त आएंगे तो खुश होकर भी वापस जाएंगे, ताकि
इससे जो है रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और उम्मीद करते हैं सरकार तक, बिल्कुल ये सीधा तरीका है, सरकार तक आवाज जाएगी। मैं आपके पास आऊंगी जीवन जी, क्योंकि अगर जाहिर तौर पर देखा जाए कि पानी जो है, पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर जो है लोग जो है काफी कई बार सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सीकर में इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं ड्रेनेज की बात की जाए, क्योंकि ड्रेनेज में भी जो है जिस तरह से ड्रेनेज की व्यवस्था को लेकर भी कई जगह पानी की वजह से अगर जैसे बारिश आ जाए तो और समस्या बढ़ जाती है, बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो इन सब समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए जो है क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जीवन जी, आवाज गई। जीवन जी, आवाज आ रही है अब तक? देखिए, ड्रेनेज की व्यवस्था हाँ आ रही है। ड्रेनेज के मामले में आपको बताना चाहूँगा, माननीय विधायक महोदय द्वारा सीकर शहर में ड्रेनेज की जो मौजूदा व्यवस्था पुराने समय से जो चली आ रही है, वो हमारे शिव कॉलोनी की तरफ है। जो सारा पानी जो सांवली रोड हो, चाहे गोकुलपुरा का एरिया हो, चाहे पिपराली रोड, नौलगढ़ रोड, फतेहपुर रोड, और संपूर्ण शहर का पानी एक ही जगह जाता है। बरसात का पानी हो चाहे ड्रेनेज का अभी भी जो पानी है, इसके लिए माननीय विधायक महोदय द्वारा अभी यूआईटी से मिलकर के और एक ड्रेनेज का हमें सिस्टम और अलग डेवलप करें, ताकि एक जगह पानी न जाकर के 2-3 जगह डाइवर्ट हो। तो उसके लिए प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में, और मैं इस बजट में भी उम्मीद करता हूं कि इस बजट में ड्रेनेज के लिए हमें विशेष पैकेज मिले, क्योंकि आप इस बात को भी समझना होगा कि आज जिस तरीके से सीकर शहर एजुकेशन के रूप में हॉस्टल्स जो उपलब्ध हो रहे हैं, आज हॉस्टल अनेकों संख्या में हॉस्टल है, और हॉस्टलों का जो पानी है, बच्चों का नहाने का धोने का पानी है, तो हमारी नगर परिषद अब मौजूदा समय में जो नौलगढ़ रोड जो पंप हाउस है, उसमें रोजाना हम 18 लाख लीटर पानी पंप करके शिव कॉलोनी की तरफ भेजते हैं। अब वो पानी धीरे धीरे हमें उसका दूसरी साइड में डाइवर्ट हो, तो यूआईटी के माध्यम से और नगर परिषद दोनों जॉइंट मिल करके उसका हमने डीपीआर तैयार कर लिए। तो वो कौन से क्षेत्र में नेचुरल भाव के हिसाब से जाए, उसके लिए हम प्रयास करें। तो आने वाले समय में ड्रेनेज की जो समस्या है सीकर शहर में नहीं रहेगी, मैं ऐसी आशा और उम्मीद सरकार से भी करता हूँ। हमारे क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र पारिक साहब हैं, वो सीकर के शहर के बारे में दिन भर और हमेशा सोचते रहते हैं कि सीकर शहर विकसित हो और अच्छे विकसित के रूप में शहर जाना जाए, क्योंकि एजुकेशन अब कोटा के बाद में अगर सीकर ही हमारा एक ऐसा सेंटर है जो नई पहचान बनाया है एजुकेशन में। इसके लिए मैं सभी हमारे कोचिंग संचालक जैसे पीयूष जी आपके सामने बैठे हैं, और ये CLC से हैं सरोन जी, ये सब लोगों का मैंने तय कि आज सीकर की एक नई पहचान इनकी वजह से मिली है। तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जो पहचान इन्होंने सीकर को दी है, तो उसको हमें नए स्वरूप के अंदर इस सीकर को संवारें। तो जाहिर तौर पर सीकर को संवारने के लिए आप बता रहे हैं कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं ये इन पेरेंट्स को कि अगर यहाँ पर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो एक साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। जी 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 जीवन जी, किस तरह से सुनिश्चित करेंगे लोगों को, किस तरह से, क्योंकि जैसे आ रहे हैं लोग अपने बच्चों को भेजते तो ये देखते हैं कि सुविधाएं जो हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं है, तो ऐसे में आप उनको सुनिश्चित करते हैं कि हाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आपका बच्चा अगर आता है तो एक साफ वातावरण मिलेगा, कोई बीमारी यहाँ पर नहीं होगी और साफ वातावरण में वो शिक्षा ग्रहण करेगा। आवाज नहीं आई मैम। चलिए जी, जब तक आपकी आवाज जो है दुरुस्त की जाती है, मैं चाहूंगी पीसीआर से कि जो समस्या है वो सही करी जाए, तब तक मैं जाती हूँ सुरेश जी के पास। सुरेश जी, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए कि सीकर के खंडेला में जो है गोटा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है और इसका अगर विकास होता है तो कितना लाभ मिलेगा? देखिए, यूं तो सीकर मेरे विधानसभा क्षेत्र, ये खंडेला मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो एक बहुत प्राचीन जो उद्योग खंडेला में संचालित है वो विकास की तरफ बढ़े, प्रगति करे और ज़्यादा आज के युग के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करे, जिससे कि उसका नाम और उसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा रोजगार
लोगों को मिले वहाँ पर। एक बात आपने कही है सुरेश जी कि नीमका थाना को जो है अलग से जिला का दर्जा मिले और सीकर की बात की जाए तो संभाग बनाया जाए। इसके लिए जो है आप क्योंकि खुद अगर बात की जाए, खुद आप विधायक, तो क्या जो है किस तरह से आप मांग रख रहे हैं और अगर आपने मांग रखी है तो उस पर अभी तक क्या विचार होने की बातचीत सामने आई है? देखिए, हम लोगों ने जिला बनाने की मांग रखी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया रामलुभाई जी की अध्यक्षता में, और वो कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी और हमें उम्मीद है कि इस बजट सत्र के दौरान नए जिले राजस्थान में घोषित किए जाएंगे। मैं स्वयं कल 2 तारीख को सुबह 9 बजे से एक पदयात्रा जयपुर तक कर रहा हूँ, जिसके मेरे साथ में लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2000 से ऊपर लोग पदयात्रा में शामिल होंगे और हम लोग 9 तारीख को जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री जी को अपना प्रतिवेदन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि नीमका थाना की ये बरसों पुरानी मांग है, 50 साल से ऊपर हो गए, कई सरकारें चली गई और अभी तक इसको जिले का दर्जा नहीं मिला, जबकि सीकर जिला जितने जिलों की उनके पास मांग आई है रामलुभाई जी के पास, उसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जिला बनने की मापदंड पूरे करता है तो वो नीमका थाना है। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से भी मांग है कि नीमका थाना की इस मांग पे सकारात्मक विचार करके और इसे जिला घोषित किया जाए। जाहिर तौर पर उम्मीद की जाती है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कल पदयात्रा भी कर रहे हैं और उस पर कमेटी का भी गठन हुआ है, तो जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। मैं अब पहुंचूंगी डॉक्टर पीयूष जी के पास। डॉक्टर पीयूष जी, जाहिर तौर पर क्योंकि आप चेयरमैन है प्रिंस एजुकेशन हब के, तो ऐसे में प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा ऐसा क्या अलग किया जा रहा है शिक्षा को लेकर जो कि दूसरे शिक्षण संस्थानों के लिए मिसाल बन सके? जी खुशबू मैम, मैं बताना चाहूंगा कि प्रिंस एजुकेशन हब है वो अपने आप में, जैसा नाम बता रहा है, कि एक एजुकेशनल सिस्टम का कॉन्क्लेव है, एनक्लेव है, जिसके अंदर हम स्कूलिंग, कोचिंग, हॉस्टल्स, मैथ, सारी फैसिलिटीज बच्चों को एक कैंपस में देते हैं और लगभग सभी कोर्सेज की हमारे यहाँ तैयारी चलती है, चाहे नर्सरी क्लास का बच्चा हो, चाहे 11th-12th के साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे आफ्टर 12th कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो। प्रिंस एजुकेशन हब की अपने आप में काफी सारी यूएसपीज हैं और यही कारण है कि एजुकेशन की जब सीकर की बातचीत चलती है तो लोगों की जुबान पे पहला नाम सबसे ज्यादा प्रिंस का ही सुनने में लोगों की तरफ से आता है, बोलने में आता है। प्रिंस एजुकेशन हब की यूएसपीज में से एक यहाँ का एनवायरनमेंट है, जैसा मैंने बताया कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सभी सिंगल कैंपस में है और अक्सर जिस एज ग्रुप का बच्चा घर से मूवमेंट बाहर हॉस्टल लाइफ के लिए करता है, वो एज ग्रुप सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे के डाइवर्जन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी न केवल अच्छा एकेडमिक्स देने की है, बल्कि साथ में ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर भी दे। तो प्रिंस एजुकेशन हब में बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। हॉस्टल में बच्चा बूथ के फोन से पेरेंट 1, पेरेंट 2 को से बात करता है, इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, डाइवर्जेंस के चांसेस बहुत कम है। उसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज का जमाना है, उसमें रूटीन स्कूल एजुकेशन का महत्व कंपैरेटिवली कम हो गया और साथ में कंपटीशन का रोल बढ़ गया। इसलिए चाहे बच्चा हमारे पास 6th क्लास में आए तो हम उस बच्चे को एनटीएससी ओलंपियाड्स की तैयारी शुरू करवा देते हैं। 10th में जब बच्चा है तो बोर्ड प्लस एनटीएससी ओलंपियाड्स की तैयारी होती है। 11वीं क्लास में आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार उसको IIT JEE, नीट, एनडीए, एयरफोर्स नेवी, CUET, क्लेट, जेट, ICR, जितने भी CA फाउंडेशन, जितने भी कंपटीशन ओरिएंटेड एग्जाम्स आफ्टर 12th विद 12th लगती, उन सब की हम साथ में तैयारी करवाते हैं। इसलिए एक बच्चे को एक ही कैंपस में स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों का एटमॉस्फेयर मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सीकर की ये यूएसपी है कि यहाँ बच्चों को इमोशनली अटेंड किया जाता है। आप कई बड़े शहरों को देख सकते हैं, दिल्ली हो चाहे कोटा हो, वहाँ बच्चों को पूरा प्रोफेशनली ट्रीट किया जाता है, जबकि सीकर में प्रोफेशनल के साथ इमोशनल पार्ट भी है, चाहे संस्थान की तरफ से हो, चाहे बच्चा पीजी में रहता है तो पीजी के ओनर की तरफ से हो। एक बच्चे को भावनात्मक अटैचमेंट मिलता है जो उसकी एजुकेशन में बहुत कारगर साबित होता है। ऐसे में पीयूष जी, जाहिर तौर पर पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं
संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में एक ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि वहां पर उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसे में कई बार देखा जाता है कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है पढ़ाई का, तो आप लोग उसके लिए ऐसा क्या करें कि स्ट्रेस जो है बच्चों का कम रहे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब बच्चे आते हैं तो नए बच्चे को जो है पुराने जो होते हैं सीनियर्स जो होते हैं कई बार परेशान करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त रहें, इसके लिए क्या कुछ जो है आपके द्वारा किया जा रहा है और क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि सीनियर जूनियर वाला इश्यू तो हायर इंस्टीट्यूशंस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में होता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो उस पॉइंट को तो मैं उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। सेकंड बात जब आती है कि बच्चा नए एटमॉस्फेयर में आता है, पढ़ाई का प्रेशर है, ये निश्चित रूप से सही बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर और रिजल्ट की उम्मीदें कंपैरेटिवली स्कूलिंग के बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा होती, और रिजल्ट की जो उम्मीद है वही कहीं ना कहीं बच्चे को प्रेशर की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने मेरे पिछले आंसर में बताया कि सीकर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग भी स्टूडेंट से रहती है। आप ये देखिए कि प्रिंस में बच्चे को हर सप्ताह बच्चे को कैंपस में मोटिवेशनल सेमिनार्स और प्रेयर असेंबली के माध्यम से मिलती। उसके बाद में हर महीने अवार्ड सेरेमनीज में मोटिवेशनल सेमिनार मिलती। साइकोलॉजिस्ट कैंपस, हर कैंपस में हमने रख रखे। बच्चा हाउस इंचार्ज के संपर्क में रहता है। इसलिए बच्चे की इमोशंस को, बच्चे के साइकोलॉजी को रीड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टूल्स रहते हैं, जिसके कारण आज के दिन सीकर का वातावरण हो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की तुलना में अन्य बड़े शहरों की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है। और हम सभी लोग, सभी संस्थाएं ज्वाइंट रूप से प्रयास भी करें कि जो सीकर का अच्छा वातावरण है वो अनवरत अच्छा बना रहे। इसके लिए पिछले समय से प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने खुद ने, आपने सुना होगा, राजस्थान की पहली कम्युनिटी पुलिसिंग प्रिंस एजुकेशन हब ने पुलिस मित्र टीम बनाई, जिसमें हमने 10 रिटायर्ड फौजियों को, एक कैप्टन साहब है उनके अंडर में ट्रेन किया है, उनको बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड किया है। एक थार गाड़ी दी है जो डे एंड नाइट 2 शिफ्ट में यहाँ पे पूरा गश्त रहता है पूरे एरिया में। वो बच्चों की, पेरेंट्स की, आमजन की सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। ये हमारा इनोवेशन है जो राजस्थान में पहली बार किसी संस्था ने शुरू किया। इसकी सभी द्वारा बहुत अच्छी प्रशंसा भी की जा रही है। मैं संतोष जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से देखा गया है पीयूष जी की शिक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है, और एक बार फिर से जो है तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, मामले भी सामने आने लगे। ऐसे में जो है क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं कि इस बार जो है शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो? आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संचालक और डॉक्टर दोनों के तौर पे जवाब देना चाहूंगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संचालक के तौर पे निश्चित रूप से पिछले दोनों कोरोना के लहरों में सबसे ज्यादा कोई चीजें प्रभावित हुई थी, उनमें से एजुकेशन उनमें शामिल थी। और एजुकेशन में ऑनलाइन का ट्रेंड उस दौरान बढ़ा। हमने भी ऑनलाइन पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो बच्चे पे इम्पैक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन की तुलना में बहुत कम रहता है, बहुत कम। इससे बहुत सारे बच्चे पुराने समय में प्रभावित हुए। इसलिए ऑफलाइन एजुकेशन बच्चे के लिए, स्पेशली स्कूलिंग या 12th बेस्ड एग्जाम्स जो बच्चे देते हैं उनके लिए कंपलसरी है, चाहे परिस्थितियां किसी भी तरह की आती जाए। पढ़ाई पहले बहुत प्रभावी रही हुई है, इसलिए आगे पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इस तरह का प्रयास सभी लोग हम मिलकर करें। बिल्कुल, सब मिलकर करेंगे। मैं पीडियाट्रिशियन हूं तो डॉक्टर के तौर पे भी मैं कहना चाहूंगा कि कोविड है वो पिछली 2 लहरों में पूरे देश के आम आदमी तक पहुंच चुका है। और इसको, जिसको अपन मेडिकल साइंस में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, किसी के लक्षणों के रूप में इन्फेक्शन हो गया, किसी के सब क्लिनिकल हो गया कि इन्फेक्शन अंदर चला गया लेकिन लक्षण नहीं हुए, तो वो वैक्सीन की तरह काम कर गया। उसके बाद में वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छा लोगों में हुआ है। इसलिए आज के दिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस है वो अपने साथ हमेशा ही रहना है, और ऐसे ही लहरें इसकी आती जाती रहेंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक कॉमन वायरस है जिसका वेरिएंट इस टाइम पे चला है। तो कोरोना वायरस को धीरे धीरे जनता है वो रूटीन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है सर्दियों का, हर बार सर्दियों में एक्टिव होता है, उसकी तरह भविष्य में ये हम सभी के साथ रहेगा।
इसमें जितने एहतियात हो सकती है वो अपन लेकर चलें कि एक से दूसरे में संक्रमण बिल्कुल, जितनी एहतियात हो सकती है उतना हम लेकर चलें। उसके साथ जो है शिक्षा पर भी जो है इसका प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए भी कई सारे जिस तरह से आपने उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखना होगा। आपके पास आऊंगी संतोष जी, क्योंकि इसी को लेकर, क्योंकि खाटू श्याम जी में क्योंकि मेला होने वाला है, ऐसे में क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात आ रही है, तो किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो और ये जो तीसरी लहर का उसका असर ना दिखाई दे, इसके लिए क्या व्यापक इंतजामात किए गए और बजट में आप लोग क्या चाहते हैं कि होना चाहिए कि बजट में ये तमाम व्यवस्थाएं हो तो जो है आगे कोई परेशानी ना हो? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे पहले गत फागुन मेला जो था उससे उसके बाद में ही सेकेंड वेव जो है उसका असर रहा था, तो उसके लिए हमने राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी सरकार की ओर से हमें गाइडलाइन दी गई थी, उनकी हमने पूरी पालना की थी। कोविड काल में हमने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भक्तों को दर्शन करवाए, 2 गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता जो है वो लागू की हमने। अधिकतर एकादशी और द्वादशी का जो मासिक मेला लगता है उसके दौरान हमने मंदिर आम दर्शनार्थ बंद रखा, वीकेंड के दौरान भी हमने इसको बंद रखा। ऑनलाइन ही बाबा शाम के हमने घर बैठे भक्तों को दर्शन करवाए। साथ ही मेला अवधि में जो भी हमारे ट्रस्ट मेला व्यवस्थाओं को लेके जिला प्रशासन ने बैठक ली, जो भी हमें गाइडलाइन दी उसकी हमने पालना की। जो भी संसाधन हमारे से चाहे हमने वो समय रहते उपलब्ध करवाए और उसी के अनुरूप अगर जैसे अब बात करें तीसरी लहर की अगर आती है, जो भी राज्य सरकार का आदेश होगा, जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुरूप ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। मेले में वही इंतजामात किए जाएंगे ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो। चिकित्सा का क्षेत्र में अगर मेडिकल कैंप्स की आवश्यकता होगी तो मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। अन्य भी व्यापक इंतजाम इसके किए जाएंगे। मैं आना चाहूंगी सुरेश मोदी जी के पास। सुरेश मोदी जी, में जाहिर तौर पर क्योंकि राजस्थान जो है एक पर्यटन स्थल है, सीकर में जो है पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, ऐसे में पर्यटक और ज्यादा खुशी के साथ जाए, इसके लिए क्या कुछ जो है सीकर के लिए काम किया जा रहा है और बजट में इसको लेकर क्या होगा? देखिए, सीकर का बहुत बड़ा एक स्थान है पर्यटन के क्षेत्र में और इसमें विपुल संभावनाएं हैं। दरअसल सीकर पर ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया गया। मैंने पहली बार नीमका थाना की बात करूं तो 3 यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल जिन्हें कहना ज़्यादा उचित होगा, उन पे बजट दिलवाया और काम शुरू कराया। नीमका थाना क्षेत्र में अकेले में ही इतने पर्यटन स्थल हैं, अगर उनको विकसित किया जाए तो निश्चित तौर पे रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे और एक नई जो है फैसिलिटी डेवलप होगी। राजस्थान पूरे सीकर ज़िले में और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, मैं भी इस बजट में पर्यटन के लिए और बजट मांग रहा हूँ, तो सरकार अगर इनको विकसित करेगी तो निश्चित तौर पे सीकर जिले का दूसरा एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होगा शिक्षा के बाद में, तो वो पर्यटन होगा। तमाम जो मांगे हैं अगर ये मान ली जाए बजट में ध्यान रखा जाए तो और ज्यादा विकास होगा। मैं जानना चाहूंगी जीवन जी के पास। जीवन जी, आप क्या चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए ताकि और ज्यादा जो है सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा तारीफ हो? जीवन जी, क्या आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। आप क्या चाहते हैं कि बजट में आपके लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों के लिए? देखिए, अभी बात चल रही थी, आपने मोदी जी से सवाल किया कि पर्यटन के मामले में पीयूष जी भी आपके पास बैठे हैं, जो हमारे बच्चे अदर स्टेट से, अदर ज़िलों से जो बच्चे आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीकर एक ऐसा सेंटर हो गया जो जयपुर के बाद में अगर राजस्थान में गिनती में आता है, तो जयपुर के नज़दीक होने की वजह से आबादी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो मेरी तो मांग यही रहेगी
कि सीकर से शहर को एक अलग से पैकेज दिया जाए जो उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि एजुकेशन हब के रूप में जिस प्रकार से सीकर शहर उभरा है, तो बच्चों को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छता के अंदर एजुकेशन मिले। साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन स्थल में सीकर तो अपने आप में एक पहले से ही पुराने समय से एक अलग पहचान है इसकी, और हर क्षेत्र में सीकर ने अपने, चाहे डिफेंस का मामला हो चाहे किसी भी मामले में सीकर क्षेत्र अलग पहचान रखता है। तो मैं तो यही मांग करूंगा कि सीकर को, क्योंकि 1.5 लाख की पॉपुलेशन जो रिकॉर्ड में नहीं है, और रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण वो आवास निवास लोग वहीं करते हैं। 1.5 लाख की पॉपुलेशन का मतलब है कि 3 नगरीय पालिकाओं को साथ लेकर के चलने की बात हो गई। तो हमें एक इसे विशेष पैकेज मिलना चाहिए जो रोड विकास के, शहरी सड़कों के क्षेत्र में हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सीकर शहर में जो आने वाला जो समय है, सीकर शहर के लिए एक बहुत ही हमारा नेहरू पार्क जो डेवलप कर रहे हैं हम, वो अभी 10-5 रोज में उसका उद्घाटन होगा। मारू पार्क है, बजाज ऑडिटोरियम जो ऑडिटोरियम में बन रहा है जो 30 करोड़ की लागत से, मिनी सेक्रेटेरिएट है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस पार्क, जो कि बच्चों का जो काम है, साइंस मेडिकल के अंदर जो बच्चे हैं, तो साइंस पार्क के ऊपर माननीय विधायक महोदय काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें इस सीकर शहर को एक साइंस पार्क भी देना है। तो साइंस पार्क के लिए भी हमें एक अलग से बजट मिले ताकि बच्चों को एजुकेशन के रूप में विकसित शहर हो, क्योंकि सीकर शहर में कोई इंडस्ट्रीज का तो है नहीं, और इंडस्ट्री नहीं होने, हमारी तो इंडस्ट्रीज है शिक्षा, और शिक्षा के रूप में ही सीकर शहर को हम नया स्वरूप देने का हमारा प्रयास है। और माननीय विधायक महोदय और हमारे क्षेत्रीय सभी विधायक और डोडासरा जी सभी का यही मंशा है कि सीकर शहर शिक्षा की इंडस्ट्रीज के रूप के अंदर उभर के आए। और जो हमारे यहाँ के संचालक हैं जिन्होंने जिस कड़ी मेहनत से सीकर को एक नई पहचान दी है, तो उनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला करके आने वाले समय में सीकर को शिक्षा के रूप में हम डेवलप कर दें, ऐसी मेरी मंशा है और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मंशा है। बिल्कुल यही हमारी मंशा है, और इसी तरह से सीकर नित नया आयाम गढ़ते रहो और इसी तरह से जो है क्षेत्र में काम होता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, सुरेश मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन खान जी, आपने तमाम अपनी बातें बेबाकी से रखी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पीयूष जी, तमाम बातें शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष कुमार शर्मा जी, किस तरह से मंदिर में जो है खाटू श्याम जी में व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये तमाम और क्या कुछ हो सकता है, तमाम बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।